वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी न्यूज़। आज हम डिस्कस करेंगे 18 फरवरी के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF launched the JC Bose grant scheme. Uganda and WHO confirmed an outbreak of Sudan virus disease. An earthquake of magnitude 4 hit Delhi NCR at 5:36 a.m. yesterday. BrahMos NG missile is jointly developed by India and Russia with static GK and at the end MCQs. देखिए static GK आपको विद इन द न्यूज़ एनालिसिस मिल जाएगा और एट द एंड आप MCQs जो सॉल्व करोगे वो कैसे सॉल्व करोगे, जब आप पूरे का पूरा एनालिसिस देखोगे। पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर आप इसे टाइम दे दें तो इसके नोट्स छोटे छोटे पॉइंटर्स में नोट डाउन कीजिए और इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल सीयूईटी निम्बस। और आप इंस्टाग्राम पे भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हो, दैट इज सीयूईटी निम्बस। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए, सबसे पहले कल वाला सवाल, हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कल मैंने कमेंट सेक्शन में एक सवाल आप लोगों से पूछा था, दैट इज हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आपको हेडक्वार्टर्स बताने थे। सो करेक्ट आंसर इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये आप ध्यान रखोगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स हैं इसके, प्लस कुछ एक्स्ट्रा जो आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, है ना, कौन से ईयर में क्रिएट किया गया था। सो 1919 में ये इस्टेब्लिश किया गया था एज पार्ट ऑफ द ट्रिटी ऑफ वर्साइलेस दैट एंडेड वर्ल्ड वॉर 1। तो यहाँ पे आपको 2-3 फैक्ट्स पता चल गए। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट होती है उसमें से आप ये देखिए कि आपको निचोड़ कैसे निकालना है उसका, है ना, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। दैट इज ट्रिटी ऑफ वर्साइलेस। वर्ल्ड वॉर 1 के एंड होने पे ट्रिटी ऑफ वर्साइलेस हुई थी। उसके बाद, है ना, ट्रिटी ऑफ वर्साइलेस में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया गया इन 1919। और आप लोगों को एक और सवाल है ना, सवाल में से सवाल, तो आप लोगों को एक सवाल का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक चली थी, ठीक है, आपको जस्ट ईयर बताना है, वेरी इजी सवाल है ना। तो आपको बताना है वर्ल्ड वॉर 1 किस ईयर से किस ईयर तक चली थी। वैसे तो हमने यहाँ पे देख लिया, ट्रिटी ऑफ वर्साइलेस हुई थी 1919 में, उसके दौरान ILO का फॉर्मेशन हुई थी। तो एंड डेट तो आपको चलो पता चल गई, बट आपको स्टार्टिंग डेट बतानी है कब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए एनालिसिस पे आते हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च द JC बोस ग्रांट JBG स्कीम। तो ये एक स्कीम के बारे में न्यूज़ है, ठीक है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इंपॉर्टेंट बॉडी है, दैट इज ANRF, एक फाउंडेशन है। लॉन्च्ड द JC बोस ग्रांट स्कीम, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है JC बोस ग्रांट। ये नहीं भूलना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी स्कीम रहती है ना, वो इम्पॉर्टेंट रहती है। वहाँ से सवाल बन जाता है कि किसने इसे इस्टेब्लिश किया है ना, किस लिए वो है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, उसका मेजर एम और उसका गोल आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ रिस्ट्रक्चर्ड वर्जन ऑफ JC बोस फेलोशिप अंडर द फॉर्मर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो ये जो स्कीम है ना, JC बोस ग्रांट जो है, ये एक फेलोशिप है अंडर द फॉर्मर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। द ग्रांट रिकॉग्नाइजेस सीनियर इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इस ग्रांट के अंदर क्या है, ये सीनियर इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को रिकॉग्नाइज करता है, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस को, है ना, जो उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है उनके पर्टिकुलर एक सेक्टर में, दैट इज साइंस एंड इंजीनियर, है ना, इंजीनियरिंग में। तो उनके कुछ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस को ये रिकॉग्नाइज करता है इस ग्रांट। इट सपोर्ट्स सीनियर लेवल रिसर्चर्स विद प्रूवन एक्सीलेंस इन पब्लिकेशन, पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, अवार्ड्स एंड ग्रांट्स। तो ये सीनियर लेवल रिसर्चर्स को एक सपोर्ट
है ना, ये ग्रांट जो है एक सपोर्ट सिस्टम है फॉर द सीनियर लेवल रिसर्चर्स, ठीक है। इट कवर्स मल्टीपल फील्ड्स इंक्लूडिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एट द इंटरफेस ऑफ सर्च एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइंस एंड टेक जो कहते हैं, SNT, साइंस एंड टेक जो सेक्टर है उसमें मल्टीपल फील्ड्स इसमें कवर की जाती है, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, ह्यूमैनिटीज, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें कवर की जाती है। तो आपको मेजर चीज क्या ध्यान रखनी है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखना है। और इसने क्या लॉन्च किया है, JC बोस ग्रांट स्कीम, ठीक है, फॉर द सीनियर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स। इसके लिए एलिजिबिलिटी अगर आप देखें तो इट्स प्रूवन साइंटिफिक ट्रैक रिकॉर्ड इन द स्टेम एरियाज अलॉन्ग विद ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एट द इंटरफेस ऑफ SNT, जो हमने यहाँ पे बात करी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आपके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कवर अप है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है, JC बोस ग्रांट स्कीम। आपको वैसे भी सवाल बन के आ सकता है कि JC बोस ग्रांट स्कीम किस एरिया से, किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, तो इट्स अबाउट साइंस एंड टेक, है ना, जो सीनियर इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स है उनसे रिलेटेड ये स्कीम है। तो चलिए ये JC बोस जो है ना, JC बोस जो हमने स्कीम देखी है, तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। ये है कौन, सर जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, सर जगदीश जो हम बोल रहे हैं JC बोस। तो ये 30 नवंबर 1858 में इनका जन्म हुआ था और 23 नवंबर 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अ पॉलीमैथ विद इंटरेस्ट इन बायोलॉजी, फिजिक्स एंड राइटिंग साइंस फिक्शन, तो ये एक पॉलीमैथ थे विद इंटरेस्ट इन बायोलॉजी में, फिजिक्स में एंड राइटिंग साइंस फिक्शन ये लिखा करते थे। He was a pioneer in the investigation of radio microwave optics, तो काफी important इनका contribution जो रहा है, that is pioneer in the investigation of radio microwave जो optics हैं, साइंस से related ये है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि pioneer का पहले मतलब समझिए, पाइनियर होता है सबसे ऊपर, मतलब कि सबसे पहले, है ना। पाइनियर जो वर्ड है अगर आपको कहीं भी दिखे तो इट मीन्स सुप्रीम इन दैट फील्ड, और सबसे पहले किसी ने रिसर्च वर्क उसमें किया हो, है ना। तो इन्वेस्टिगेट इन्होंने किया रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स, ध्यान रखेंगे JC बोस। बोस को फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हें फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन कहा जाता है। और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनके टू बॉटनी एंड वाज अ मेजर फोर्स बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इनका बॉटनी में, है ना, साइंस में, बायोलॉजी, फिजिक्स में इनका काफ़ी बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। प्लस ये पायनियर थे किसमें, रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स में, तो काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी रहे हैं। तो इनके ऊपर, है ना, इनके नाम पे एक स्कीम लॉन्च की है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है वो मैंने आपको बता दी। यहाँ से आपको ध्यान रखना है JC बोस। कुछ पर्सनालिटीज जो रहती हैं वहां से भी सवाल बन जाता है ना, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। Uganda and who confirmed an outbreak of Sudan virus disease, SVD। देखिए ये साइंस से रिलेटेड है सवाल, है ना। इट इज अ वायरल हेमोरेजिक फीवर related to Ebola caused by the Sudan virus, first identified in Sudan 1976। तो ये वायरस के बारे में बात हो रही है ना, वायरल हेमोरेजिक फीवर, एक फीवर है, रिलेटेड टू इबोला भी एक डिजीज है, caused by सुडान वायरस। तो सुडान वायरस न्यूज में है, आपको ध्यान रखना है। ये है क्या, वायरल हेमोरेजिक फीवर है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है सुडान वायरस और ये है क्या, है ना, ऐसे इंटर रिलेट करके सवाल बन जाता है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया गया था इन सुडान इन 1976, ठीक है। सुडान एक अफ्रीकन कंट्री है, तो वहां पे ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था, कौन से साल में, 1976, ध्यान रखेंगे। It exists in animal reservoirs in the region. It has a high fatality rate and spreads through direct contact with bodily fluids or contaminated surfaces. तो इसका काफ़ी हाई फैटेलिटी रेट है। फैटेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, अगर ये किसी को वायरस हो जाए तो उससे मृत्यु का जो एक रेट होता है ना, तो यहाँ इससे मृत्यु होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है।
Symptoms start with fever, fatigue and sore throat followed by vomiting, diarrhea, rash and bleeding. तो ये कुछ इसके symptoms हैं. इसमें आपको बुखार है ना, पूरी बॉडी एक हो जाना और गले में दर्द हो जाना, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं, है ना, इस सुडान वायरस के. सुडान वायरस की वजह से जो फीवर होता है, देयर आर नो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन्स बट अर्ली सपोर्टिव केयर इम्प्रूव सर्वाइवल चांसेस. इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन नहीं है. अगर आप अर्ली इसे डिटेक्ट कर लो, है ना, तो कुछ चांसेस है सर्वाइवल के. तो काफ़ी खतरनाक बीमारी है सुडान वायरस, है ना, सुडान वायरस डिजीज. तो ये ध्यान रखेंगे, एक वायरल हेमोरैजिक फीवर है ना. प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकती है लेकिन स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना. चलिए, तो ये साइंस से रिलेटेड सवाल था. इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है ना. थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है, तो चीज़ें अच्छे से याद रह जाती हैं. चलिए, तो वैसे तो ये साइंस से रिलेटेड एक न्यूज़ थी, लेकिन हमें तो इसे हर एंगल में देखना है ना. तो हम लोग वर्ल्ड मैप पे देख लेंगे सुडान को. मैंने आपको जैसे बताया, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, दिस इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है सुडान, ठीक है, यहाँ पे सुडान आपको ध्यान रखना है. तो ये पूरा आपको वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा. ये देखिए, युगांडा के बिल्कुल ऊपर आपको सुडान देखने को मिलेगा. ये है लेक विक्टोरिया. चलिए, यहाँ पे अगर आप देखो, ये है लेक विक्टोरिया यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर आपको देखने को मिलेगा सुडान. तो अगर हम इस मैप में देखें, जो कि जूम मैप है ना, ये काफ़ी अच्छा मैप है इसे देखने के लिए. तो ये देखिए, ये है सुडान. सुडान की बात हो रही है. ठीक है, सुडान और युगांडा की बात हो रही है. तो दिस इज युगांडा, ठीक है, ये है युगांडा विद कैपिटल काम्पला. ठीक है, ध्यान रखेंगे, विद कैपिटल काम्पला. और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, दैट इज लेक विक्टोरिया. तो लेक विक्टोरिया 3 देशों में आती है ना, 3 देशों में है बेसिकली, युगांडा, कीनिया और टंजानिया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको. युगांडा, कीनिया और टंजानिया, यहाँ पे आती है लेक विक्टोरिया. सुडान अगर आप देखोगे तो युगांडा के बिल्कुल ही नॉर्थ में, सॉरी, युगांडा के बिल्कुल ही नॉर्थ डायरेक्शन में आपको सुडान देखने को मिलेगा. ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या क्या ध्यान रखना है. पहले तो युगांडा की कैपिटल काम्पला और लेक विक्टोरिया, है ना. लेक विक्टोरिया कौन कौन से देशों में है? युगांडा, कीनिया और टंजानिया. इन तीनों देशों के बॉर्डर एरिया पे लोकेटेड है लेक विक्टोरिया. An earthquake of magnitude 4 hit Delhi NCR at 5:36 AM yesterday, है ना. कल आपने देखा होगा, सुना होगा न्यूज में कि एक अर्थक्वेक जो है दिल्ली एनसीआर में हिट किया. ठीक है, 4.0 मैग्नीट्यूड का. ठीक है, तो 4 इसको आप कह सकते हो. Struck the national capital on Monday morning around 5:36 के अराउंड ये आया, with the epicenter being located near दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन धौलाकुआन. तो इसका एपिसेंटर जो है, किसी भी अर्थक्वेक में देखिए एक फोकस रहता है और एक एपिसेंटर रहता है. मैं आपको बताऊं कि इसमें डिफरेंस क्या है. तो आपको एपिसेंटर इसका ध्यान रखना है, इट इज दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज. ठीक है, अर्थक्वेक्स अक्कर ड्यू टू, इसके रीजंस हम लोग देख लेते हैं. ये तो न्यूज़ थी, लेकिन हमें तो इसमें से स्टैटिक पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना है ना. तो स्टैटिक पोर्शन में क्या है, इसके रीजंस हैं. तो earthquake occur due to number of natural and human caused reasons including tectonic plate movement, volcanic activity and human activities. देखिए, कोई भी भूकंप अगर आता है उसके कुछ मेजर रीजंस रहते हैं, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट. टेक्टोनिक प्लेट्स आपको पता होगा, आउटर मोस्ट जो लेयर है अर्थ की, दैट इज टेक्टोनिक प्लेट, दैट इज और टेक्टोनिक प्लेट, है ना. तो जो प्लेट्स हैं वो आपस में ऐसे टकराती रहती है, उसकी वजह से इरप्शंस होती है ना, इरप्शंस होती है और हमें ऐसे अर्थक्वेक सा फील होता है.
सो अर्थक्वेक है क्या मेजरली? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट जो होती है अर्थ के अंदर, और कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज है ना। मेजरली टेक्टोनिक प्लेट्स जो मूवमेंट है वही वोल्केनिक एक्टिविटी को जन्म देती है, आप कह सकते हैं ना। तो और ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या आता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ चल रहा है और आपसे ड्रिल कर रहे हो है ना, ड्रिलिंग इनटू द अर्थ सरफेस, उसके वजह से क्या होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलेगी और उससे भूकंप आने का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्या है? मेजरली भूकंप। चलिए, जो मैं आपको बोल रही थी एपिसेंटर, देखिए ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है किसी भी अर्थक्वेक को समझने के लिए। ये देखिए यहाँ पे होता क्या है, हमने कहा कि एपिसेंटर था, एक कॉलेज का हमने नाम लिया है ना, दिल्ली का। तो एपिसेंटर का मतलब है, देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ की लेयर्स है ना, ये आउटर मोस्ट जो हमें बाहर दिखता है दैट इज, उसके अंदर जो है टेक्टोनिक प्लेट्स रहती हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में ऐसे टकराती हैं। तो वहाँ होता है फोकस, जहाँ पे भी इनका फ्रिक्शन हमें जहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे ये टकरा रही होती है, दैट इज फोकस पॉइंट, ठीक है। वो फोकस रहता है और इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे है ना, 90 डिग्रीज पे हमें एपिसेंटर देखने को मिलता है। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। एपिसेंटर ये होता है फॉल्ट, दो प्लेट्स के बीच में, ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस आप कह सकते हो दैट इज फॉल्ट। यहाँ इस जगह पे फॉल्ट क्रिएट हुआ और फोकस पॉइंट यहाँ से वाइब्रेशंस शुरू हुई और एपिसेंटर इज एट द 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये है एपिसेंटर और इस तरह से अर्थक्वेक जो है वो आता है। चलिए, यहाँ से हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप देखने की जरूरत है, दैट इज सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सिस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया अलग अलग जोन्स में बटा हुआ है, दैट इज जोन 5, जोन 4, जोन 3 एंड जोन 2, अलग अलग जोन्स हैं, ठीक है। 5 इज एट हाईएस्ट रिस्क, जोन 5 सबसे ज़्यादा रिस्क पे है, जोन 4 थोड़ा 5 वाले से थोड़ा कम रिस्क पे है ना, जोन 3 इज एट मॉडरेट रिस्क, फिर आता है जोन 2 जिसमें सबसे कम है ना, लीस्ट रिस्क जो है। तो ये देखिए ये है कलर्स, जोन 5 पे आपको बिल्कुल रेड कलर्स देखने को मिलेंगे, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको जोन 5 देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क है किसका? अर्थक्वेक का। फिर कुछ एरिया है, ठीक है, ये है बिहार वाला कुछ एरिया, इधर उत्तराखंड में आता है, इधर हिमाचल है ना, और यहाँ पे जम्मू का भी कुछ एरिया है, और यहाँ पे है कच्छ, गुजरात वाला जो एरिया आता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है एट हाईएस्ट रिस्क, जोन 5 में ये आते हैं सारे रीजन्स एट हाईएस्ट रिस्क। फिर हम जोन 4 की बात करेंगे, थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, JNK एरिया, हिमाचल आएगा, उत्तराखंड आएगा, यूपी का कुछ एरिया आएगा, बिहार, ठीक है, ये सारा रीजन, और गुजरात का भी कुछ है जोन 4। जोन 3 में क्या आता है, जहाँ पे कुछ कम मॉडरेट रिस्क है, ठीक है, यहाँ पे यूपी वाला एरिया आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, महाराष्ट्र है, गुजरात का बिल्कुल सदर्न पार्ट है ना। ये भी जो भी येलो पोर्शन में आपको दिख रहा है दैट इज मॉडरेट रिस्क। फिर जोन 2 लीस्ट रिस्क, ये है मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ मेजर स्टेट्स के जो है थोड़ा थोड़ा सा एरिया, जैसे कि आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कर्नाटका, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है ना, महाराष्ट्र। तो ये जोन्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है। देखिए यहाँ से सवाल कैसे बन सकता है, मान लीजिए जोन 5 जो हाईएस्ट रिस्क के कुछ आपको स्टेट्स दे दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे, और वहाँ से पूछा जाएगा कि आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेट है ना जोन 5 मतलब हाईएस्ट रिस्क में है सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया के। तो आपको पता होना चाहिए ना, कुछ स्टेट्स जो मैंने आपको बताए आपको पता होना चाहिए। अब एक और मेजर सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, कि सिस्मिक जोन जो है या फिर सिस्मिक मैप जो है वो जारी कौन करता है ना, कौन पब्लिश करता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं आपके लिए इसकी इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये आप ध्यान रखोगे, BIS,
ठीक है, ये आपको नहीं भूलना है। स्टैटिक पोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन जारी करता है सिस्मिक मैप ऑफ इंडिया को? दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जारी करता है, ध्यान रखेंगे। ब्रह्मोस NG मिसाइल इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया। ये एक मिसाइल की बात हो रही है, दैट इज ब्रह्मोस NG। ठीक है, ब्रह्मोस NG, ध्यान रखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि ब्रह्मोस NG इंडिया ने किस और कंट्री के साथ जॉइंटली कोलैबोरेट करके बनाई है? तो इंडिया एंड रशिया, सीधा सीधा आप ध्यान रखोगे। The next generation supersonic cruise missile will have its first flight test in 2026 with production starting in 2027-28। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2026 में फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट इसका किया जाएगा। ठीक है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाम ध्यान रखेंगे, ब्रह्मोस NG और नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसके बाद की बात हो रही है। इट इज लाइटर, स्मॉलर एंड मोर कॉम्पैक्ट इट्स टू इट्स प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? इससे पहले जो था, है ना, उससे सक्सीड करके ये जो आया है, इट इज लाइटर, छोटा है, और मोर कॉम्पैक्ट देन इट्स प्रीडिसेसर। It weighs 1.6 tons and is 6 meters long compared to the older 3 ton 9 meter version। तो ये कितना है? 1.6 tons and 6 meter long, 6 मीटर लंबाई आपको देखने को मिलेगा। दिस इज ब्रह्मोस NG। ठीक है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो। Has 290 किलोमीटर रेंज एंड 3.5 मैक स्पीड। ये इसके फीचर्स है। किसी भी मिसाइल के बारे में अगर आपको पता हो तो उसके फीचर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। वहाँ से यही सवाल बन जाएंगे और क्या ही आपको आपसे पूछ लेंगे, है ना। तो यही जो भी इंपॉर्टेंट जहाँ से सवाल बन सकते हैं, तो वो मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आती हूँ। इट विल बी डिप्लॉयड ऑन सुखोई 30 MK1 एंड LCA तेजस। तो ये डिप्लॉय किस पे किया जाएगा? सुखोई 30 MK1 एंड LCA तेजस, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये सब सारी चीज़ें, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आपको यहाँ से अगर छोटे छोटे पॉइंट्स आप साथ के साथ जब आप वीडियो देख रहे हो तब आप बना सकते हो, तो दैट इज़ मच बेटर, है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स, ताकि रिविजन के लिए आपको ईजी हो जाए। चलिए, तो रशिया के साथ इंडिया बना रहा है ना। तो हमें रशिया को मैप में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें हर कॉन्टेक्स्ट में किसी भी न्यूज़ को पढ़ना है कि उसकी ज्योग्राफी हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, उसको पॉलिटी से कैसे रिलेट करें, है ना। जो भी है, साइंस को पॉलिटी से रिलेट करना, देन ये जो था साइंस एंड टेक से रिलेटेड था, है ना। तो इसको हम लोग ज्योग्राफी से कैसे रिलेट करें। ये है रशिया, आपको पता है एशिया, है ना। यहाँ पे आपको भारत देखने को मिलेगा। तो रशिया के बिल्कुल साउथ में इज मंगोलिया। ठीक है, इसके नॉर्थ में आ जाएगा आर्कटिक ओशन। रशिया विद कैपिटल मॉस्को, ध्यान रखेंगे। और आसपास की काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेल्जियम, यूक्रेन, कजाकिस्तान। ठीक है, जापान के साथ भी ये मैरीटाइम बॉर्डर शेयर कर रहा है, और चाइना के साथ। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंट्रीज आप ध्यान रखोगे। और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी मैरीटाइम बॉर्डर शेयर कर रहा है। लैंड बॉर्डर एंड मैरीटाइम बॉर्डर में क्या डिफरेंस है? लैंड बॉर्डर होता है कि ये देखिए, जैसे कि ये है चाइना, ठीक है, चाइना और रशिया लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ना, ये किसी लैंड से आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर यूएस और रशिया की बात करें तो ये वाटर बॉडीज से जुड़े हुए, तो इट इज मैरीटाइम बॉर्डर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा डिफरेंस है। एक बार आप अच्छे से समझोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पूरे का पूरा एनालिसिस। होप आपने एंजॉय किया हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज MCQs, कि हमने पूरा एनालिसिस कितने अच्छे से देखा, ये टेस्ट उसका बता देगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फॉर सीनियर इंडियन साइंटिस्ट? JC बोस ग्रांट स्कीम। ठीक है, सही आंसर इज JC बोस ग्रांट स्कीम। ए इज करेक्ट आंसर। और हमने देखा भी था कि JC बोस है कौन, है ना।
What type of disease is Sudan virus disease that was recently seen in news? हमने सुडान वायरस डिजीज की बात करी थी और मैंने आपको बताया था वो किस टाइप का डिजीज है. सो करेक्ट आंसर इज वायरल हेमोरेजिक फीवर. ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर. चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द सीस्मिक जोनिक मैप ऑफ इंडिया? सीस्मिक मैप को कौन पब्लिश करता है इंडिया में? करेक्ट आंसर इज ए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS. है ना, मैंने आपको बताया था सिस्मिक जो जोन्स है कौन कौन से, जोन 5, 4, 3, 2 हमने सब डिस्कस कर. ब्रह्मोस NG मिसाइल इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? ब्रह्मोस NG मिसाइल इंडिया ने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है? करेक्ट आंसर इज रशिया. ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर. चलिए, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था अबाउट लेक विक्टोरिया, है ना, जब हम युगांडा की बात कर रहे थे तो युगांडा के बिल्कुल साथ में लेक विक्टोरिया थी. तो मैंने आपको बताया था कि लेक विक्टोरिया 3 देशों में लाई करती है. उन 3 देशों के नाम आपको आज कमेंट सेक्शन में बताने हैं. ये है आपका होमवर्क, है ना, होमवर्क जो हम सवाल रोज का देते हैं. दैट इज लेक विक्टोरिया लोकेटेड इन विच अफ्रीकन नेशन? यहाँ पे तो वैसे एक ही अफ्रीकन नेशन की बात हो रही है, लेकिन आपको पता है वो 3 अफ्रीकन नेशंस थे. आपको तीनों के नाम कमेंट सेक्शन में बताने. देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करो तो आपका माइंड इस तरह से काम करता है कि वो आपको याद रह जाता है, लंबे टाइम तक याद रहता है. तो जो भी मैं सवाल पूछती हूँ उससे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, ताकि उसके आप ही की मेमोरी शार्प होगी, है ना. हमें एज सच कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपके लिए ये पूरा सेशन जो होता है वो रहता है. प्लस एट दी एंड जो भी मैं सवाल देती हूँ उसका कुछ रीज़न रहता है, ताकि आप लोगों को वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रह जाए, है ना. तो इसलिए जो भी आप पूरा सेशन देखो, एट द एंड आपको इन बिटवीन अगर मैं कोई सवाल पूछूं उसका भी जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में. और जो एंड वाला सवाल है इसका तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में जवाब देना है. ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा आज का सेशन. थैंक यू सो मच, आपने पूरा सेशन देखा. प्लस आपको क्या करना है, मैं डेली बोल रही हूँ, मंथली कंपाइलेशन को मिस मत कीजिए, प्लस स्टैटिक जीके, है ना. 2 चीज़ें, मंथली कंपाइलेशन, स्टैटिक जीके, डेली करंट अफेयर्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है. डेली के डेली बहुत ही कम टाइम के जो करंट अफेयर्स है वो रहते हैं छोटे. मैं कोशिश करती हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज या फिर ज़्यादा पॉइंट्स, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे बताऊँ. तो अगर हम लोग भी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों का भी है एक कर्म जो है वो है पढ़ाई करना. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है. तो ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अब हमारे सेशंस को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन.